Hello student, welcome again in PNS Public School online classroom. I am your bio teacher Savendra Kumar. Now start the molecular basis of inheritance. तो इससे पहले हम लोग molecular basis of inheritance में जो previous हम लोग का वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में. तो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लियर हुआ होगा. अब वो उतनी चीजें जो क्लियर हुई होंगी वो तो है. अगला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको चीजों को डिस्कस कर दिया था, बट अब उसके बाद जब वो जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ, कब हुआ था? 2003 में. ठीक है, तो 2003 में जब वो फाइनलाइज हुआ तो उनके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताई गई थी, वहां स्किप कर गई थी, बट आज मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं इससे पहले ही. ठीक है, तो वो चीजें जो स्किप कर गई थी वो मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या था, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम के बारे में उनको चीजें पता चली साइंटिस्टों को. क्या क्या चीजें थी वो आप जान लीजिए. उसमें थी कुछ चीजें थी जिनको हम कंसीडर करना है, वो आप जान लीजिए. पहला उसमें पॉइंट था कि उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन जीनोम होता है, ठीक है, वो ह्यूमन जीनोम जो होता है वो कंटेन करता है 3164.7 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को. ठीक है, कितना कर रहा है? 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस को क्या कर रहा है? वो कंटेंट करता है ह्यूमन जीनोम. ठीक है, ये इनका फर्स्ट पॉइंट था. नाउ सेकेंड पॉइंट जो उनका कंसीडर हुआ था उस ह्यूमन जीनोम के लिए, तो वो आप समझ जाइए कि अगर हम एवरेज लेके चले, ठीक है, तो एवरेज करने पे अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एक सिंगल जीन की, तो उस सिंगल जीन में जो होता है, एक सिंगल जीन में वो कितने बेसिस को जो है वो ऑब्टेन करेगा? वो करता है 3000 बेसिस को. यानी कि एक सिंगल जो जीन होगा उसमें कितने बेसिस होंगे? वो 3000 जो है वो बेसिस होंगे. तो 3000 बेसिस होते हैं. इसमें आप समझिए ये इनमें से 99.9%, ठीक है, कितना? 99.9% जो होते हैं उनका जो नंबर होता है बेसिस का, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली जो होते हैं सेम होते हैं इन ऑल द पीपल. ठीक है, जितने भी पीपल्स हैं उनमें क्या होता है कि 99.9% जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो नोन आपका ये जीन्स है उसमें बेसिस क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. ठीक है, ये हो गया. अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझिए. इसमें क्या होता है कि जितने भी उन्होंने जो डिस्कवर किए थे इसके जीन के बारे में, उसमें से 50% जो उनका डिस्कवर्ड वाला है उनमें से 50% ऐसे थे जिनकी फंक्शनिंग ही अननोन थी. उसकी फंक्शनिंग को वो जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इसका जो जीन डिस्कवर्ड हुआ है इस जीन की एक्चुअल में फंक्शनिंग है क्या. तो वो चीजें हो गई. अगला जो इसका पॉइंट होता है लेस देन 2%, लेस देन 2% जो है वो जीन्स, लेस देन 2% जीन क्या करते हैं? वही कोड करते हैं फॉर प्रोटीन. जो प्रोटीन की कोडिंग होती है वो लेस देन 2% जीन ही कोड करते हैं. अगला इनमें एक और चीज आता है, वो आता है कि इनमें क्या होता है कि जो ह्यूमन जीनोम था उसमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसिंग थी. क्या होती? उसमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसिंग वो बहुत ज्यादा थी. ठीक है, वही बार बार क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था. इसके बाद मैं अगला आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम्स हम लोग के कंडीशंस में हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो फर्स्ट, ठीक है, क्रोमोसोम्स फर्स्ट जो है उस पे कितने टोटल जीन्स होते हैं? वो होते हैं 2968. ठीक है, वो जीन्स किस पे प्रेजेंट है? वो क्रोमोसोम्स फर्स्ट पे. क्रोमोसोम्स फर्स्ट पे 2968 जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और फ्यूवेस्ट जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं क्रोमोसोम वाई पे. जो क्रोमोसोम हम लोग का है वाई, क्रोमोसोम वाई, इस पे क्या होता है?
जो है वो फ्यूएस्ट जो जीन होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और वो फ्यूएस्ट जीन का नंबर कितना होता है 231, ठीक है। 231 जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट किस में होंगे, वो होते हैं आपके वाई क्रोमोजोम्स पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्टों ने जो आइडेंटिफिकेशन किया ना, तो उनको जो है आइडेंटिफिकेशन में 1.4 मिलियन, ठीक है, कितना 1.4 जो है वो मिलियन जो थे, उसमें जो 1.4 मिलियन जो है वो लोकेशन ऐसे मिले, उसके जीनोम में ऐसे लोकेशन मिले 1.4 लोकेशंस, जहां पे क्या था कि एक सिंगल जो है वो बेस का डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस था। जो डीएनए का सीक्वेंस था उस जीनोम में, तो वो 1.4 बिलियन ऐसे प्लेसेस थे, ऐसे लोकेशंस थे, जिनमें क्या था कि केवल एक सिंगल जो बेस का ही डिफरेंस था, ठीक है। और इस सिंगल बेस डिफरेंस वाले चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, SNPs, ठीक है, SNPs। अब समझिएगा ये SNPs क्या है, S फॉर सिंगल, N फॉर न्यूक्लियोटाइड, P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि ये क्या था कि 1.4 बिलियन जो था मिलियन, सॉरी 1.4 मिलियन से ऐसा प्लेस था, ऐसा लोकेशन था, जहां पे क्या था कि इसमें जो जीन की सीक्वेंसिंग थी, तो वहां पे केवल एक सिंगल बेस के वजह से ही डिफरेंस था। तो ये तो था जो कंसीडर उस दिन नहीं हो पाया था, वो मैंने आपको बता दिया, नोट्स में ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक कौन सा था हम लोग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इट इज अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग the repeat sequence in the human genome that produce a pattern of bands unique for every individual। जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए इसको कोरिलेट किया। मैंने आपको बोला ना कि जो जीनोम होता है वो जीनोम में मैक्सिमम क्या होता है कि जो रिपीटेड सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है, वो बार बार सीक्वेंसिंग क्या होगी, रिपीट होगी। तो वही इसमें क्या है, उसी चीज का यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाइंग द रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस का यूज करके उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो रिपीटेड जो सीक्वेंसिंग होती है ना, वो क्या है, यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए वो कैसा होता है, यूनिक होता है। इट मीन्स कि अगर वो यूनिक है तो हम उसको एज अ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है यूज कर सकते हैं। किसी में भी अगर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है तो उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक्चुअल में, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को उनकी सीक्वेंसिंग से उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्चुअल में स्पेशल है कि नहीं। या तो आपको मैं ये बता दूं कि इनमें क्या होता है कि जो ये यूनिक सीक्वेंसिंग है ना, जो रिपीटेड वाली आपकी जो सीक्वेंसिंग होती है, एक्चुअल में जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर उनके सेम पेरेंट्स हैं तो वो उनमें अगर उनका मतलब क्लोज रिलेटिव में वो क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें ये भी कैपेबिलिटी है कि ये इनहेरिटेड होता है, यानी एक से दूसरे में क्या होंगे, ये ट्रांसफर होंगे। तो एक से दूसरे में ये ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। और सेकेंड वन क्या होते हैं कि ये यूनिक होते हैं और क्लोजली रिलेटिव में ये सेम होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज हम लोग करते हैं और इसी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वो क्या हो जाता है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाता है। नाउ ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक डेवलप किसके थ्रू की गई, डॉक्टर एलेक जेफरीज के थ्रू इसको जो है वो इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। इस टेक्निक को यूटिलाइज, अब समझ जाओ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां इसको हम क्या करते हैं, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। इसलिए मैंने आपको वो एप्लीकेशन पहले बता रहा हूं
क्योंकि इसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक्चुअल में क्या करते हैं, इसका यूज जो हम कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, है ना, एक स्टोरी सुनी होगी, उसमें क्या होता है कि एक केस आता है किसके पास, एक महाराज के पास केस जाता है, और वो केस ये होता है कि एक सिंगल जो है वो चाइल्ड होता है, और दो जो है वो मदर्स ये बोलती है कि ये चाइल्ड मेरा है, वो बोलती है मेरा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो केस है वो राजा के पास जाता है, तो राजा ये होता है कि भाई दोनों कहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो किसी एक का ही बच्चा होगा, क्योंकि दोनों मदर्स हैं, ठीक है। जब मदर है तो उन दोनों मदर में से किसी एक का तो ही वो चाइल्ड होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वहां पे जो उनके मंत्री होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई तलवार लाओ और इस बच्चे को आधा आधा काट के डिवाइड करके दो पार्ट में बांट देते हैं। तो जो उसकी रियल मदर होती है वो कहती है नहीं उसको ही दे दो, लेकिन उसको जिंदा रखो। तो इससे तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि भाई उसकी मदर क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केसेस या कोई भी केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको जैसे अगर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स का ऐसा मतलब केस आया जिसमें ये होता है कि बस ये चाइल्ड जो है ये मेरा है, ठीक है, या फिर चाइल्ड ही ये बोलता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इस केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों के डीएनए को आइसोलेट करके उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है। क्या कराते हैं हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि एक्चुअल में वो जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो यहां पे हो गया उसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड जो सॉल्व करने के लिए होता है कि आप लोगों ने सीआईडी भी बहुत देखा होगा, तो आप देखते होगे कि कोई भी क्राइम सीन होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ सीआईडी को मिल ही जाता था, कुछ हेयर पार्ट्स मिल जाते थे, या फिर ब्लड सैंपल मिल जाता था, स्लाइवा मिल जाता था, कोई भी ऐसी चीज मिल जाती थी जिसका वो कलेक्शन कर लेते थे। लड़ाई झगड़ा होते हुए जो है वो जो नेल्स में, उस पर्टिकुलर पर्सन के नेल्स में क्या है, दूसरा जिसने क्राइम किया है उसके स्किन आ जाती थी उसमें, तो उसको भी कलेक्ट करके उसको आइडेंटिटी। तो ये डिसाइड करना कि उस क्राइम प्लेस पे जो हुआ है, तो अगर चार को अगर अरेस्ट किया गया है कि हाँ इनमें से कोई एक है, तो उन चारों का डीएनए आइसोलेट करके और उस क्राइम सीन पे प्रेजेंट जो मटेरियल है जो मिला है उसके थ्रू उन दोनों को क्या करते थे, उनकी सीक्वेंसिंग को मैच करते थे, जिससे मैच होता है उसके थ्रू इसको सॉल्व करते। ये दूसरा केस सॉल्व होता है इसके थ्रू। थर्ड केस जो सॉल्व होता है आपको मैं बता दूं कि इनमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएं तो जिसमें जितना क्लोजनेस आएगा इट मींस कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है इसकी स्टडी हम कर सकते हैं इसकी बेसिस पे कि इवॉल्व कहां से हुआ है। कुछ सीक्वेंसिंग डिफरेंस है लेकिन जिससे मैच कर रहा है इट मींस कि एक तरीके का हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कहां से आई हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। किसको यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। अब देखो यहां पे क्या चीज हम लोग स्पेशल यूज कर रहे हैं। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सीक्वेंस को हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो रिपीटेड सीक्वेंस है। कैसा है वो, रिपीटेड सीक्वेंस है। और वो जो होता है जैसे जो सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए इट मींस की द पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, जहां पे क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसिंग हो, तो उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और उसके लिए एक जो है वो टर्म यूज करते हैं, वो होता है VNTRS, ठीक है। और ये VNTRS मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ tandem
रिपीट्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसी ये जो वेरिएबल जो आपकी रिपीटिंग सीक्वेंस है, इनके लिए ये टर्म देखते हैं और इसी को मैच किया जाता है। अब होता क्या है कि इसकी कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो आप समझ जाइए एकदम ध्यान से। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए हमको अब डीएनए तो प्रेजेंट होगा उस मटेरियल से लो, या फिर जिस इंडिविजुअल ने बोला है कि हाँ भाई मेरा है, ठीक है, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पेरेंट्स के डीएनए को और उस चाइल्ड के डीएनए को, दोनों के डीएनए को आइसोलेट करना होता है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम लोग करते हैं और वो आइसोलेशन करते हैं उसके सेल और टिश्यू से बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, इस डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। तो आइसोलेशन हम लोग करते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब सोचो, जो डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तो हम बहुत लार्ज अमाउंट में तो हमको डीएनए नहीं मिल रहा है ना, या क्राइम सीन पे जो डीएनए हमें एक्चुअल में मिला है वो इतना नहीं है कि बहुत लार्ज अमाउंट में है, वो बहुत शॉर्ट अमाउंट में होता है। तो वो शॉर्ट अमाउंट इट मींस कि लिस्ट अमाउंट में है। अब लिस्ट अमाउंट में है यानी कि उसको हमको क्या करना होगा कि वो लिस्ट अमाउंट वाला अगर हमने यूज किया और वो बाय द वे कहीं से गिर गया, तब तो वो हम केस सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्राइम सीन का फिर से तो हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला काम जब हम उसका आइसोलेशन करते हैं तो आइसोलेटेड वाला जो आपका जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या करते हैं, इसका एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इट मींस कि इसकी ढेर सारी जो है वो कॉपीज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे हम, ढेर सारी कॉपीज का फॉर्मेशन करेंगे। और वो कॉपी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो करते हैं पीसीआर के थ्रू। पीसीआर यानी कि पीसीआर जो करेंगे इसके थ्रू जो है पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी फॉर्म करते हैं। क्या करा हमने, कॉपी फॉर्म किया, यानी कि अब हम लोग के पास वो डीएनए का मटेरियल ढेर सारा हो गया कि हम इस पे मैक्सिमम टाइम क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास मटेरियल्स भी गिवन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पीसीआर किया। ठीक है, तो जब पीसीआर किया और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए किया, ठीक है, तो ये हमको डीएनए का ढेर सारा क्या हो गया, कॉपीज मिल गए। अब दूसरा क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम कट करेंगे। और कटिंग किसके थ्रू की जाती है वो हम आपको बता दें, कटिंग की जाती है, इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करते हैं और कटिंग होती है एक स्पेशल टाइप के एंजाइम के थ्रू, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये इसको बीच से कहीं से भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है। और कट करने के बाद फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन होता है आपका प्रोब्स का। अब यहां देखें, स्मॉल पीसेस में इसको कट किया। ठीक है, अब कट करने के बाद जब ये स्मॉल पीसेस में ये कट हो गया तो अगली जो प्रोसेस होती है उसमें होता है कि इनके पीसेस को, इनके फ्रेगमेंट को क्या करना, सेपरेट करना। कटिंग करने के लिए हमने यूज कर दिया, कट तो हो गया, बट इन पीसेस को हमें क्या करना होता है, इनको हमें करना होता है कि इनका सेपरेशन करना होता है। और सेपरेशन के लिए हम किसके थ्रू इसको सेपरेट करते हैं, वो करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एक तरीके से सेपरेशन कर देते हैं। सेपरेट हो गया। अब देखो, जब सेपरेट होता है तो वो एक प्लेट में फॉर्म हो गया, भाई सेपरेशन हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंट क्या हो गए, वहां पे सेपरेट हो गया। जब सेपरेट फ्रेगमेंट हो जाता है तो फर्दर उनमें क्या करते हैं, उसको सुटेबल डाई के थ्रू, ठीक है, उसकी स्टेनिंग करते हैं। सुटेबल डाई के थ्रू क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं। स्टेन कर देंगे, उसको कलर कर देंगे। जब उसका कलरेशन हो जाता है तो ये जो है, जो कि एग्रोज जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस प्लेट्स में करते हैं, उस प्लेट से ये डाई वाले जो फ्रेगमेंटेड जो डीएनए है, जो डाई वाला फ्रेगमेंटेड डीएनए, इसको ट्रांसफर किस में किया जाता है, इसको ट्रांसफर करते हैं नाइलॉन
मेम्ब्रेन शीट पे। कहां पे कर देते हैं ट्रांसफर इसको? नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पे। तो नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पे जब इस चीज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे एक जो है वो अगला जो है वो स्टेप होता है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि जो ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट क्या करता है, अपना कंप्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दूसरा स्टैंड इसमें क्या होता है, कंप्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म होगा। तो जब कंप्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, ये हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल वाला भी है और दूसरा भी पार्ट है। अब ये क्या होता है कि जो हाइब्रिड वाला पार्ट है ना, यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर कंप्लीमेंट्री के ऊपर फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोब्स है, जो हाइब्रिडाइज प्रोब्स है, इन हाइब्रिडाइज प्रोब्स का हमें क्या करते हैं, इनका डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट किसके थ्रू करते हैं, वो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। और वो ऑटो रेडियोग्राफी किस पे होता है, एक्सरे फिल्म पे। तो एक्सरे फिल्म पे उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शो होनी शुरू हो जाती है। अब यहां कॉन्सेप्ट देखिए, हमने क्या किया कि ये जो केस है ना, ये क्या है कि ये क्राइम सीन से मिला हुआ जो मटेरियल था उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया। और जिन दो बंदों पे हमें ये है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो उनका भी डीएनए का आइसोलेशन कराया। वो सारी स्टेप्स जो इसके लिए की गई है वो इन दोनों के लिए अप्लाई की जाती है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ लेके कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे आपको क्या पता चलता है कि जिसमें हमने बताया था, यहां पे जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे अगर वो उसी पर्टिकुलर पर्सन का ही जो है वो एक तरीके का मटेरियल है, हेयर है या फिर ब्लड है जिससे आइसोलेशन किया गया है, तो उसका क्या होगा, उसमें जो इसका रिपीटेड सीक्वेंस होगा ना, ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा। और सेम होने पे अगर वो मैच कर जाता है, इट मींस कि वो केस क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। अब देखो मैच करने के केस में अगर इसको देखें तो ये मैच कर रहा है, यहां से ये भी मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। ठीक, इट मींस आप देखो ए से कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा है, बट बी से टोटली मैच कर रहा है। इट मींस कि जो बी होगा ये बी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये तो हो गया भाई कि सेम इसलिए हुआ, ध्यान से सुनिएगा, सेम ये इसलिए हुआ क्योंकि सारा का सारा क्या किया, मैच कर गया, टोटली मैच क्यों किया, क्योंकि ये उसी बंदे का है। ठीक है, बट आपको मैंने बताया कि पेरेंटल केस में भी इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि वो पेरेंट्स हैं या फिर नहीं है, वहां पे भी हम करेंगे। तो वहां पे देखिए, वहां पे भी मैंने बोला था कि ये जो पार्ट होता है जो सैटेलाइट का या रिपीटिंग सीक्वेंस का जो पार्ट है वो कैसा होता है, वो इनहेरिटेड है। इट मींस कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उसमें भी क्या होते हैं, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि उसमें टोटली अगर मैच नहीं किया तो मैक्सिमम चीजें क्या करेंगे, उससे रिपीटिंग वाली मैच करती हैं। और रिपीटिंग वाली अगर मैच करेगी तो वो भी केस जो होगा वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, किसके बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। और इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो इसका जो नोट्स है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इस चीज को एक बार एनसीईआरटी से भी आप पढ़ लीजिएगा कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।